नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आई होप आप सभी अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को केमिकल रिएक्शंस के अंडर हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, हम सभी ने देखा था। उन लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बारी बारी से हर एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है, काफ़ी चुनौती भरा कार्य है। तो क्लास 10th के लेवल तक हम लोग जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कंबशन, जिसे हम लोग दहन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीडेशन, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। तीसरा हमारे पास है एडिशन, जिसे संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। और चौथा हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन, जिसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इन 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं और इन्हीं के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग केवल 2 केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के 2 केमिकल रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, कंबशन और ऑक्सीडेशन। लेकिन इन सब से बढ़कर आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपने मन में जिज्ञासा लाता है कि कोई चीज़ ऐसा क्यों हो रही है, वह चीज़ ऐसा क्यों है, यह चीज़ ऐसा ही क्यों है और वो चीज़ कैसे वो फंक्शन करती है, तो क्यों, क्या, कैसे, इस तरह का अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो वाकई आप एक साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके मन में सीखने की ललक पैदा हो रही है। किसी भी टीचर का यह परम उद्देश्य होता है कि वह बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करे। मेरी हर एक वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरी एक संपूर्ण जानकारी दे सकूं कि वो चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, वो चीज़ क्या होती है। और मैं आपको यह भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी कोई भी चीज़ जब पढ़ें तो अपने मन में यह सवाल पैदा करें कि वो चीज़ क्या है, कैसे हो रही है, क्या है, क्यों है। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन उनसे भी बढ़कर हमारे मन में जो बचपन से सवाल रहे हैं उन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। वो क्या सवाल हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि कंबशन रिएक्शन अर्थात दहन अभिक्रिया क्या होती है, दहन कहते किसे हैं और दहन के लिए किस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। उसी तरह से ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडेशन और कंबशन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सवाल है वह है कि जब कोई चीज़ जलती है तो कुछ चीज़ें फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती हैं, मतलब फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि कुछ चीज़ें जब जलती हैं तो उन उस उसके जो उसके द्वारा जो कलर प्रोड्यूस होता है, फ्लेम का कलर, वो कोई लाल कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो कोई ग्रीन कलर का, कोई ब्लू कलर का, तो कोई येलो कलर का। तो ये अलग अलग तरह के जो कलर हैं फ्लेम के, वो क्यों ऐसा हो रहे हैं, क्यों ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है? हर कोई एक जैसा फ्लेम प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा है? उसी तरह से हमारे पास अगला जो सवाल है वह यह है कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं जो कलर, जो फ्लेम का कलर प्रोड्यूस हुआ है, उस फ्लेम के कलर के आधार पर कैसे पता लगा सकते हैं कि वह जो कंपाउंड जो बर्न हो रहा है वह सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। उस चीज़ को भी सीखेंगे हम लोग। उसी तरह से हम लोग सीखेंगे कि सीएनजी और एलपीजी क्या होते हैं, उनमें किस तरह के गैसेस के मिक्सचर होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। उसी तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन देखेंगे, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन के क्या क्या नुकसान है हमारे इन्वायरमेंट में, उस चीज़ को भी देखेंगे। हमारे हेल्थ पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं उस चीज़ को भी देखेंगे। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वह है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को किस तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस एग्ज़ाम में सवाल भी रहते हैं। तो ये सारे हमारे पास मन में सवाल थे। उन सारे सवालों के जवाब हम लोग ढूँढने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए बारी-बारी से समझते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है कंबशन, जिसे दहन कहा जाता है। एक तरह का वह ऑक्सीडेशन का रूप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्यूल को, ईंधन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। तो बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द
प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर और ऑक्सीजन के प्रजेंस में किसी भी ईंधन को जलाना ही हमारा कंबशन अर्थात दहन अभिक्रिया कहलाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से पावर प्लांट में कोयले का दहन करके वाटर वेपर जनरेट करके उस वेपर का यूज़ करके फिर टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन घूमने से फिर अर्थात जनरेटर घूमने से फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। आप देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी सारा गैसेस बाहर इन्वायरमेंट में मिल रहा है। तो एक लाइन में अगर परिभाषित करना हो कंबशन क्या है, तो हम लोग समझ सकते हैं किसी भी फ्यूल को अर्थात ईंधन को जलाना। जैसे कि हम लोग कोयले को जलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये हमारा कार्बन है जिसे हम लोग कोयला कहते हैं, इसे अगर जलाते हैं थोड़ा सा हीट दे करके तो ये हमें CO2 देगा। और चूँकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं मिलेगा हमें। ध्यान दें यहाँ वाटर हमें नहीं मिलेगा और एक इनॉर्मस अमाउंट में बहुत अधिक मात्रा में हमें हीट मिलेगी और कुछ मात्रा में हमें लाइट भी देखने को मिलेगा। तो कोयले को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा कंबशन हो गया। तो क्या सिर्फ कोयले को बर्न करने से हमें हीट और लाइट मिलेगी अर्थात इसी को हम लोग कंबशन कहेंगे क्या? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिनको अगर बर्न करेंगे आप तो हमें हीट, लाइट और CO2 और वाटर भी देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, हमारे पास है CH4 मीथेन। अगर इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये हमें CO2 भी देगा, वाटर भी देगा, क्योंकि इसके पास कार्बन है तो CO2 भी देगा, हाइड्रोजन है तो वाटर भी देगा, और साथ ही साथ हमें हीट और लाइट भी देखने को मिलेगा। तो ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस को आप बर्न करेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा और CO2 और वाटर बना देगा। उसी प्रकार से हमारे पास ईथेन होता है CH3, इसे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो यहाँ सेम चीज़ें हमें मिलेंगी, CO2, वाटर एंड हीट एंड लाइट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप अगर किसी ईंधन उसे कहते हैं जो आपको एक कन्वीनियंट वे में अधिक मात्रा में आपको जलने पर ऊर्जा प्रदान करती हो। जैसे कि गोबर गैस, जैसे कि आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसी तरह से कोयला, पेट्रोल, ये सारे हमारे क्या हैं, एक ईंधन की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनको जब आप बर्न करेंगे तो एक अधिक मात्रा में आपको हीट प्रोड्यूस देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप अनेक कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कंबशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि कंबशन में हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन को, जैसे कि कार्बन या फिर CH4 या इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब को लेकर के जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर वेपर्स मिलते हैं और एक बहुत ही अधिक मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इस तरह के रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोयले को जलाने पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें CO2 मिलेगा, हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा। पानी हमें कोयले जलाने पर नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। उसी तरह से हमारे पास अन्य रिएक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास है कि जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा। यहाँ पे वाटर भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ CH4 में हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। उसी तरह से अगर इथेन की बात करें CH3, इसे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो सेम चीज़ें हमें मिलेंगी, बस आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस किस तरह से करेंगे इसके ऊपर मैंने वीडियो अलग बना दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम इथेनॉल को बर्न करें, इथेनॉल जो कि आपके आपके पेट्रोल में भी पाया जाता है, 10% आपको जो है इथेनॉल आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगा, मिला दिया जाता है क्योंकि ये अच्छा फ्यूल माना जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। अगर इसे हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो फिर से हमें वही चीज़ें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट। बाकी ये जो केमिकल रिएक्शंस आप बैलेंस कर सकते हैं खुद से, हालांकि यहाँ बैलेंस किया हुआ है। तो ये सारे केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को आप जब बर्न करते हैं तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलता है। अभी आपने देखा था कार्बन यानी कोयले के केस में आपको सिर्फ CO2 देखने को मिला था, वाटर देखने को नहीं मिला था। हीट और लाइट तो हर केस में आपको देखने को मिलेगा ही। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कंबशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंबशन होने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, एक जलने वाला चाहिए और थोड़ी मात्रा में हमें इग्नाइट करने वाला कोई मटेरियल चाहिए, जैसे माचिस की तीली या थोड़ा सा आग चाहिए, जिससे ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं एक बार, और रिएक्ट करने के बाद फिर ये क्या हो जाएंगे, CO2, हीट, लाइट और वाटर वगैरह ये बाहर हमें देंगे। तो अगर आपको
केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में, मतलब कंबशन के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है जिसके द्वारा आप किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन को, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि CXHY को जब ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, X+Y/4 ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमें XCO2 मिलेगा, Y/2 वाटर मिलेगा। इसका आप एग्जांपल लेके कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं और उसका फिर बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं C2H6 ले लिया, ये हमारा इथेन है, तो X के जगह पे 2 होगा और Y के जगह पे हमारे पास 6 होगा। तो यहाँ पे 2 + 6/4 O2 एरो, फिर X है हमारे पास 2 CO2 बनेगा, साथ में हमें Y/4 यानी कि 6/2 H2O मिलेगा। ये हमारा बैलेंस हो गया। जो चीज़ें कटती हैं उसे काट दें और वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे C2H2 ले सकते हैं और कोई भी हाइड्रोकार्बन लेकर के इस रिएक्शन में अगर बैलेंस कर देते हैं तो आपको एक बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस चीज़ को ही करके देखते हैं हम लोग। C2H2 लेंगे तो हमारे पास X का वैल्यू 2 आ गया, Y का वैल्यू भी 2 आ गया। अब कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, X+Y/4 ऑक्सीजन देना पड़ेगा। X हमारे पास 2 है, Y भी हमारे पास 2 है, O2। फिर उसके बाद X 2 है तो 2 CO2 हो जाएगा। यहाँ पे Y भी 2 है तो 2/2 H2O, यानी कि ये कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंबशन रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं। तो कंबशन रिएक्शन के जनरली आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे। ये जो सारे आप रिएक्शंस देख रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो एक, मतलब अधिक मात्रा में आपको सप्लाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे ऑक्सीजन यहाँ पे इसको मिल रहा है मीथेन को, और फिर वो पूरी तरह से बर्न होकर पूरी तरह से हमें CO2 और वाटर दे रहा है। पूरी तरह से कम्प्लीटली यहाँ पे कंबशन देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कंबशन कहते हैं। कंप्लीट कंबशन में आपको CO2 देखने को मिलेगा, CO2 गैस और वाटर देखने को मिलेगा। हीट और लाइट तो हर केस में आपको देखने को ही मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ समझना है वो आपको क्या देखना है कि कंप्लीट कंबशन में आपको CO2 गैस देखने को मिलेगी। एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि कंप्लीट कंबशन में किस तरह की गैस निकलती है, तो आपको CO2 गैस पे टिक करना होगा। हमारे पास दूसरा है इनकम्प्लीट कंबशन, उस चीज़ को हमें समझना है। तो दूसरा हमारे पास है इनकम्प्लीट कंबशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पूरी तरह से कंबशन नहीं हुआ होगा। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम कर दे तो पूरी तरह से हमारा जो मटेरियल है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है, वो जलेगा नहीं। जैसे कि अगर CH4 का ही बात करें, अगर इसको ऑक्सीजन बहुत ही अधिक मात्रा में दे दें, मतलब इनरमाउस अमाउंट में दे दें, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी, तो ये जल करके पूरी तरह से CO2, वाटर और हीट और लाइट दे देगा, हीट एंड लाइट दे देगा। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन में थोड़ा सा सप्लाई कम कर दे, मतलब ऑक्सीजन का जो है लिमिटेड सप्लाई कर दे, तो ये CO2 ना देके कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, वाटर निकलेगा, साथ में हमें हीट और लाइट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी लिमिटेड सप्लाई को और भी सप्लाई कम कर दे, मतलब CH4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो दिए हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब वेरी लिमिटेड सप्लाई अगर दे दें बहुत ही कम मात्रा में, तो ये ऑक्सीजन और गायब हो जाएगा और यहाँ सिर्फ हमें कार्बन ब्लैक मिलेगा, कार्बन ब्लैक, जो कि बर्तन के नीचे आपको घर में देखने को मिलेगा। तो वाटर भी मिलेगा और हीट और लाइट सेम चीज़ वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ समझना था कि जब बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो कंप्लीट बर्निंग होगी, मतलब कंप्लीट कंबशन होगा, CO2 गैस निकलेगी। लेकिन थोड़ी सी मात्रा ऑक्सीजन की रही, मतलब लिटिल सप्लाई अगर दे दें हम लोग, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई और भी कम कर दें तो हमें वहाँ पे कार्बन ब्लैक देखने को मिलेगा। कार्बन ब्लैक जो कि बर्तन के तली पे आपको काला काला दिखता है, उसे ही हम लोग कार्बन ब्लैक कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कार्बन के नीचे कालापन आ गया, इससे आप क्या समझते हैं, क्या रेफरेंस निकालते हैं। तो हम लोग यही समझते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर जो बर्नर है वहाँ पे कोई अवरोध आ गया होगा, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही कम हुआ होगा और इस वजह से कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हुआ और वहाँ पे कालापन बर्तन के नीचे आ गया। तो हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप एक सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जब ईथेन को 5/2 O2 में बर्न किए तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकला और थोड़ा और ऑक्सीजन कम कर दिए, 3/2 कर दिए तो कार्बन ब्लैक मिला। उसी तरह से हमारे पास प्रोपेन है, हमारा दुगुना जितना कार्बन है उसका दुगुना हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कार्बन को हम लोग इथिन या फिर अल्कीन का नाम देते हैं।
तो ये इथीन को जब बर्न कर रहे हैं 3O2 में तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, और लेकिन अगर इसी इथीन को अगर और कम कर देते हैं ऑक्सीजन सप्लाई में तो हमें कार्बन ब्लैक देखने को मिल रहा है। आई होप आपको इनकम्प्लीट कंबशन में डिफरेंस समझ में आया हो, और कंप्लीट कंबशन में कि क्या दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब हम लोग समझते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कभी कभी इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एलपीजी में बेसिकली आपको याद रखना है बीपी, ब्लड प्रेशर से हो गया, बी से बी फॉर ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन अधिक मात्रा में रहेगा इसमें। फिर आपके पास प्रोपेन उसके बाद कम मात्रा में रहेगा। तो बीपी से आप याद रखेंगे कि एलपीजी गैस में यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में बीपी गैस यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन गैस की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कोई चीज़ जल रही है, कार्बन कंपाउंड जब जलती है तो अलग अलग तरह की फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो उसके जलने से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। अल्कोहल भी बर्न होकर के हमें हीट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें देते हैं। आगे इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें आपको मीथेन की अधिकता देखने को मिलेगी और उसकी थोड़ी सी मात्रा आपको इथेन भी देखने को मिलेगी। CH4 भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, और C2H6 भी आपको देखने को मिलेगा। ये कार्बन कंटेंट इनमें कम है, आप देख सकते हैं कार्बन कम है लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस वजह से जो सीएनजी होते हैं वो बेटर फ्यूल माने जाते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन को एक हम लोग आइडियल फ्यूल के रूप में देखते हैं। आइडियल फ्यूल इसको माना जाता है क्योंकि इसका जीसीबी हाई होता है, पहली बात। दूसरी बात, जीसीबी मतलब हो गया कि जलने पर ज़्यादा मात्रा में हीट हमें प्रोड्यूस करेगा। एक पर यूनिट इसका अगर लेते हैं और इसको बर्न करते हैं तो हमें अधिक मात्रा में हीट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्या है कि पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन होता है, और चूंकि इसमें कार्बन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन इसमें होता है और किसी भी तरह का गैसियस जो है प्रोडक्ट नहीं छोड़ता है, मतलब ये इको फ्रेंडली होता है, ये इको फ्रेंडली है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है मतलब वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल माना जाएगा। तो सीएनजी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मीथेन है, ईथेन है। तो इसमें आपको रिलेटिवली आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम है और हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सीएनजी थोड़ा अच्छा फ्यूल माने जाते हैं इन कंपेरिजन टू एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है, बीपी यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, प्रोपेन में C3H8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन का कंटेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है लेकिन कार्बन के बढ़ने से थोड़ा बहुत इसमें फिर आपको पॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा या फिर अनसैचुरेटेड बर्न करेगा तो किस में ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अब हमारे पास है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसे हम लोग अल्केन्स भी कहते हैं, अल्केन्स को आपको पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि जितने उनमें कार्बन होंगे उनके दुगुने से दो हम उनके पास हाइड्रोजन होंगे। जैसे कि CH4 है, एक कार्बन है उसका दुगुना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन है, C2H6 है, C3H8 है, ये सारे हमारे अल्केन्स हैं। जब इन्हें हम लोग बर्न करेंगे तो इनकी पहचान क्या होती है कि ये ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एलपीजी गैस को आप बर्न करेंगे तो उसमें आपको ब्लू कलर का आपको फ्लेम देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इनमें किसी तरह के सूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सूट का मतलब हो गया कार्बन। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था और बहुत ही लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था तो वहाँ पे कार्बन ब्लैक देखने को मिल रहा था बर्तन के नीचे। तो जब आप एलपीजी गैस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के सूट नज़र नहीं आएंगे बर्तन के निचले स्तर पे, लेकिन कभी कभी आपको वहाँ पर भी सूट देखने को मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी इनके जो एयर होल्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई दी होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता, तो इनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। इस वजह से ये जो हैं वो बर्तन के निचले हिस्सों में कार्बन ब्लैक इसका बहुत बड़ा यूज है। जितने भी आप प्रिंटर वगैरह में काले रंग की जो स्याही देखते हैं, इंक देखते हैं, वो इसी से बन के तैयार होते हैं। तो ये आपको बर्तन के नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इस वजह से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने क्या देखा कि ब्लू फ्लेम निकलेगा और नॉन सूटी फ्लेम निकलेगा। दूसरी बात हमें सीखनी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें आपको कुछ अलग तरह का फ्लेम आपको देखने को मिलेगा। जनरली आपको येलो कलर का फ्लेम आपको देखने को मिलेगा और उसमें आपको बहुत सारे धुएँ यानी कि सूटी फ्लेम आपको देखने को मिलेगा। तो
हम कुछ एग्जांपल लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जैसे कि C2H2 ये हमारा क्या हो गया, इथाइन। C2H4 ये हमारा इथीन हो गया। उसी तरह से C3H6, उसी तरह से हमारे पास C4H8, ये सारे हमारे अल्कीन्स हैं, कुछ अल्काइंस भी हैं। तो इनको बर्न करने पर हमें येलो कलर के आपको फ्लेम देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको धुएँ भी देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारे पास यह है कि इन धुएँ हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि कार्बन की मात्रा इनमें अधिक है। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे CH4 की बात करें या C2H6 की बात करें, तो इनमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। कार्बन परसेंटेज इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। रिलेटिवली अगर रिलेटिव अबंडेंस की बात करें, तो रिलेटिव कंपोजिशन की बात करें, तो जितना ज़्यादा कार्बन मतलब उतना ज़्यादा आपको पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यही बर्न होकर के CO2 प्रोड्यूस करेगा, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी देखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा किसी भी ईंधन में कार्बन की मात्रा रहेगी, मतलब वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपको पॉल्यूशन करेगा, उतना ज़्यादा धुआं आपको देखने को मिलेगा। तो चूँकि अनसैचुरेटेड में कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। पॉल्यूशन का जो इनमें दर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन सैचुरेटेड जितने भी हैं उनमें पॉल्यूशन का जो रेट रहेगा वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें कार्बन कंटेंट भी कम है। हाइड्रोजन का कंटेंट जिसमें ज़्यादा रहेगा मतलब वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन कंटेंट कम रहेगा उसमें उसको उतना इको फ्रेंडली फ्यूल नहीं माना जाएगा। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम क्यों प्रोड्यूस किया, और ये जो हमारा अनसैचुरेटेड है वो येलो फ्लेम क्यों प्रोड्यूस किया। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। कलर ऑफ द फ्लेम को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कोई सब्सटेंस जब बर्न करता है तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है डू यू नो करके, तो उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। होता क्या है बेसिकली कि जब आप एलपीजी को या सीएनजी को या कैंडल को बर्न करते हैं या फिर कोयले को बर्न करते हैं, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ ग्लोनेस देखने को मिलती है। मान लेते हैं कि अगर हम लकड़ी को बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करेंगे तो कुछ समय तक आपको ग्लोनेस देखने को मिलेगी, मतलब वहाँ पर भी कुछ समय तक फ्लेम देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फ्लेम गायब हो जाएगी और आपको सिर्फ रेड कलर का आपको वो हीट नज़र देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एलपीजी गैस की बात करें तो उसमें हर हाल में आपको फ्लेम ही देखने को मिलेगा, कुछ समय तक ही रहेगा, सम टाइम्स तक रहेगा यहाँ पे जब आप लकड़ी को या फिर कोयले को बर्न करते हैं तो। लेकिन एलपीजी में हमेशा आपको फ्लेम ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगा, इसी को समझ लीजिए आप कि जब फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगा जब वहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स मौजूद हों। गैसियस पार्टिकल जब मौजूद होंगे तभी वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ करते चले जाएंगे और वो इस तरह से बर्न करते चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो लकड़ी और कोयले में कुछ ऐसे वोलेटाइल मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग वीएम कहते हैं, वोलेटाइल मेटल्स। तो जब वो बर्न करते हैं तो वो चूँकि वोलेटाइल नेचर के हैं तो वो वायुमंडल में मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही वायुमंडल में मिलेंगे तो इस तरह से जब तक जिनकी मतलब जितनी मात्रा में उनमें मौजूद रहेगा वोलेटाइल मेटल, उतना देर तक वो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जब वो पूरी तरह से वोलेटाइल मेटल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो फ्लेम प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे और आपको सीधा आपको लकड़ी का आपको हीट नज़र देखने को मिलेगा रेड कलर का। उसी तरह से कोयले में भी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो बेसिक चीज़ आपने क्या समझा कि किसी चीज़ से फ्लेम निकलती है तो वो गैसियस पार्टिकल उनमें होने की वजह से निकलती है। कोयले में भी और लकड़ी में भी जब जलती है तो शुरुआती स्टेज में आपको फ्लेम देखने को मिलेगा, जब तक कि उसमें पूरी तरह से वोलेटाइल मैटर ख़त्म ना हो जाए, बर्न होकर पूरी तरह से गायब ना हो जाए। और एलपीजी और सीएनजी गैसेस में आपको पूरी तरह से फ्लेम ही नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से गैसियस पार्टिकल को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बनाया दिया जाता है। हाई प्रेशर उसमें इम्पोज किया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में एक छोटे से जगह में ज़्यादा मात्रा में उनमें ज़्यादा मात्रा में वो एकोमोडेट कर सके। आप समझते हैं कि एक छोटे से 15 kg के सिलेंडर में आप समझ सकते हैं कि 15 kg जो लिक्विड है, लिक्विड एलपीजी जिसे हम लोग एलपीजी कहते हैं, वो भर दिया जाता है। 15 kg मतलब एक 15 kg गैस को आप पूरे कमरे में छोड़ देंगे तो पूरा कमरा ऑक्यूपाई कर लेगा, हो सकता है इवन हॉल को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। उस 15 kg या फिर पूरे हॉल के गैस को हम लोग कंप्रेस करके छोटे से बर्तन में हम लोग कंप्रेस करके एकोमोडेट कर देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है उसको लिक्विफिकेशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने सीखा कि किसी चीज़ से फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब जब उसमें गैसियस पार्टिकल मौजूद हो,
और किसी चीज़ में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती तो क्योंकि वहाँ पे गैसेस पार्टिकल नहीं मौजूद होते हैं। कुछ देर तक अगर उनमें फ्लेम निकल रही है, दैट मीन्स उनमें वोलेटाइल मैटर मौजूद था। वोलेटाइल मैटर उनमें मौजूद था जो कि हीट लेकर के वोलेटाइल नेचर चूँकि उनका था तो वो ऊपर आसमान में उड़ गए और उड़ने के क्रम में वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे थे। अब हम लोग समझते हैं कि इनके अलग अलग कलर क्यों होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानने की इच्छा है कि किस तरह से और कैसे अलग अलग कलर के अलग अलग फ्लेम आपको देखने को मिलते हैं और क्या इनके पीछे वजह है, तो इसके लिए बेसिकली आपको हायर स्टडीज़ में समझनी है। 10th क्लास के लेवल में आपको ये चीज़ें नहीं समझनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ थोड़ी बहुत। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ किस तरह का कलर प्रोड्यूस करेगी वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में किस तरह के एनर्जी गैप्स हैं, उन एनर्जी गैप्स के आधार पर वेवलेंथ का डिसीजन लेते हैं और फिर वेवलेंथ के आधार पर फिर उनके कलर प्रोडक्शन को समझते हैं हम लोग। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आपको हायर स्टडी में ये चीज़ें समझ में आएंगी। आइए हम लोग दूसरा जो केमिकल रिएक्शन उस चीज़ को देखते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन अर्थात कंबशन, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक रूप है, उस चीज़ को देख रहे थे जिसमें हम लोग किसी चीज़ को बर्न करके ऑक्सीडेशन करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने का दूसरा तरीका भी है। अर्थात ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या फिर हाइड्रोजन का हट जाना। तो ऑक्सीजन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी ऐड करवा सकते हैं, बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अलग अलग तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे केमिकल लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलेंगे जिनका यूज करके आप किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो जनरली आपके सिलेबस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। तो हमारे पास किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। किस तरह के ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, आपको जनरली आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हम लोग कुछ इस तरह से शो कराते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं जिससे क्या होता है, जिस चीज़ का हमें ऑक्सीडेशन करना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हैं, जैसे कि अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड KMnO4, हॉट KMnO4, मतलब उनका अलग अलग वैरायटी लेकर के, या फिर एसिडिफाइड KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो जनरली आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, KMnO4 और फिर K2Cr2O7। अगर हम हॉट और कंसनट्रेटेड KMnO4 लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। लेकिन अगर कोल्ड और थोड़ा डाइल्यूट लेते हैं तो उतना ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। सेम कंडीशन हमारे पास K2Cr2O7 में भी है। ये दोनों क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और जिस किसी का भी हमें ऑक्सीडेशन करना हो तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगा और फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास एक इथेनॉल है, शराब में यह पाया जाता है, पेट्रोल में भी इसे ऐड कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा फ्यूल है, थोड़ा सस्ता भी है। तो हम लोगों ने जब अल्कलाइन KMnO4 यूज़ किया तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये एक और नेसेंट ऑक्सीजन देगा इसे, और ये इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एसिड का फॉर्म हो गया। C डबल बॉन्ड OH अगर लग जाता है तो इसे एसिड ही बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो कार्बन है, तो नाम मैंने लिखने सिखा दिया अभी आपको। तो ये किस तरह से बन जाएगा, इथेनोइक एसिड में। तो हम लोगों ने इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना दिया। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो आप ये शो कर देंगे कि आप KMnO4 लेंगे, अल्कलाइन या एसिडिफाइड या फिर हॉट या कंसनट्रेटेड, ये सब लेंगे और थोड़े मात्रा में हीट करेंगे तो ये इथेनॉल से फिर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पे इथेनॉल के जगह पे दूसरे तरह के आप अल्कोहल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने R यूज़ किया है। R की जगह पे CH3 या फिर दो कार्बन का चेन ले सकते हैं, CH3 CH2, इस तरह का चेन लगा करके आप अलग अलग अल्कोहल लेकर के आप उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एसिड में, करस्पॉन्डिंग एसिड में। दूसरी बात, हमारे पास अल्कोहल 3 तरह के होते हैं। हालांकि आपको 10th लेवल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जान लेना है कि अल्कोहल हमारे पास जो होते हैं वो 3 तरह के हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को यह सबसे पहले जो ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये डायरेक्टली इसको एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है, बीच रास्ते में इसे अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। मतलब कुछ इस तरह का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा अल्डिहाइड फॉर्म में। फिर जब, चूँकि यहाँ पे इसकी मात्रा लिमिटेड नहीं है, तो ये फिर से रेट करके इसको अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली जो 1 डिग्री अल्कोहल है पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर के ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्डिहाइड से फिर एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास CH3COH
CH इस तरह का हमारे पास ये 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। तो जब इसके ऊपर में KMnO4 का ट्रीटमेंट करा देते हैं तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग एसीटोन कहते हैं। नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करने में इस एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये हमारा एसीटोन का फार्मूला है और इसने आप देख सकते हैं कि इस 2 डिग्री अल्कोहल को इसने कीटोन में, ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारे कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से अगर 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री मतलब कुछ इस तरह से CH3 COH CH3 CH3, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। इसे अगर KMnO4 से ट्रीटमेंट करा देते हैं तो जनरली आपको देखेंगे कि नो रिएक्शंस, आपको किसी तरह का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जब इथेनॉल को हम लोग अल्कलाइन KNO4 और थोड़ा हीट दिए या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 दिए, थोड़ा हीट दिए, तो ये उसने उसे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसे ही हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास अलग कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर अल्डिहाइड को, अगर हम लोग बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं कि एसिड के साथ किस तरह से इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर होगा। जैसे कि मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH है और इसके ऊपर हम लोग KMnO4 या K2Cr2O7 रिएक्शन करा देते हैं तो किस तरह के रिएक्शंस होंगे। तो जनरली एसिड को ऑक्सीडाइज करना काफ़ी मुश्किल काम है, तो जनरली आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड है HCOOH, अगर इसके ऊपर ये दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो इसे CO2 में कन्वर्ट कर देगा। या फिर ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं H2C2O4, अगर इसके ऊपर भी कुछ रिएक्शन करा देते हैं इसी का तो इसको भी CO2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछना रहेगा तो पूछ सकता है कि जब फॉर्मिक एसिड को KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो सिंपली CO2 पे आपको टिक करना होगा। सेम हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी कंडीशन है। उसी तरह से हमारे पास कुछ एल्डिहाइड्स हैं। अगर एल्डिहाइड को KMnO4 से रिएक्शन कराया जाए तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि R C डबल बॉन्ड O एंड H। अगर इनके ऊपर KMnO4 का रिएक्शन कराया जाए या फिर K2Cr2O7 का रिएक्शन कराया जाए तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा दोस्तों हम लोगों ने कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कंट्रोल वे में होता है, किसी तरह के ऑक्सीडेशन एजेंट के द्वारा होता है और इसमें किसी तरह का फ्लेम वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने कंबशन में देखा था। तो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम लोग कंबशन और ऑक्सीडेशन में। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने कंबशन में देखा था दोस्तों कि फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन में किसी तरह का फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने देखा था कि इनमें हवा के प्रेजेंस में इनको बर्न कराया जाता है, इनमें बर्निंग वगैरह का कोई काम नहीं होता ऑक्सीडेशन में। हम लोग सिंपली कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के फिर हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और ये नेसेंट ऑक्सीजन उनमें जाके जुड़ जाता है। उसी तरह से जो हमारा कंबशन है उसको ये अनकंट्रोल होता है, मतलब एक बार जलना शुरू हुआ फिर ये जलते चला जाता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय गिविंग द कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट, हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनका अमाउंट को डिफरेंट करके उनको कंट्रोल किया जा सकता है बेसिकली, प्रेशर, टेम्परेचर और अलग तरह की कंडीशन को अप्लाई करके। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कंबशन है उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, लेकिन जनरली आपको इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिल रही हैं। और ये एक तरह का ऑक्सीडेशन ही, हमारा कंबशन जो है एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने लगभग हर सवालों का जवाब ढूंढ लिया। कंबशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, किस तरह की चीज़ें ज़रूरत होती है कंबशन में, कोई चीज़ क्यों फ्लेम और विदाउट फ्लेम जलती है, और फ्लेम का जो कलर है वो किस वजह से होता है। हालांकि इसके बारे में आपको डिटेल से हायर स्टडीज में पढ़नी है। मैंने आपको शॉर्ट थोड़ी सी आइडिया बता दी है कि क्यों होती है वो चीज़। फिर उसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किस तरह से होता है, कंबशन के कितने टाइप्स हैं, LPG CNG में किस तरह गैसेस होते हैं, और कैसे आप फ्लेम के कलर के आधार पर पहचानेंगे कि कोई जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंबशन और ऑक्सीडेशन में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया हो। किसी तरह का अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन उनको भी प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।